हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कोलाइड बनाने की विधियों के बारे में शुरुआत की थी, जिसमें हमने पहली विधि ली थी जिसका नाम था यांत्रिक विधि। और इस यांत्रिक विधि के अंदर हमने ना कोलाइड चक्की का उपयोग किया था। एक विशेष प्रकार की चक्की थी, ठीक है। आज हम सेकेंड विधि ले रहे हैं। देखो, इसमें मुख्य रूप से मैंने पहले से बता दिया कि ये इतने प्रकार की विधियां हैं कोलाइड बनाने के लिए काम में ली जाती है। तो इसमें यांत्रिक विधि हमने ले ली थी। आज हम ले रहे हैं विद्युत परिक्षेपण विधि। इस विद्युत परिक्षेपण विधि का दूसरा जो नाम है वो है ब्रेडिंग आर्क विधि। और बोर्ड परीक्षा के अंदर इस विधि का चित्र पूछा जाता है कि ब्रेडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र बनाओ। ये विधि जो है ना, ये मुख्य रूप से सोना, एयू, प्लेटिनम, कॉपर, ये जो मुख्य रूप से धातुएं होती है, सोना, प्लेटिनम, कॉपर और एजी, चांदी, इन धातुओं के सॉल्व बनाने के अंदर ये विधि काम में ली जाती है ना। तो आपको पूछे कि सोना या प्लेटिनम या चांदी या कॉपर धातु बनाने की ब्रेडिंग आर्क विधि का चित्र बनाइए, तो आपको इसका चित्र बनाना है, ठीक है। चित्र बिल्कुल सिंपल है, तो हम इस विधि को चित्र के द्वारा ही समझ सकते हैं एकदम सरलता से। देखो क्या होता है इसके अंदर कि पहले हम एक छोटा सा पात्र लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये छोटा सा पात्र लिया। इस पात्र के अंदर हम एक परिक्षेपण माध्यम ले लेते हैं। जैसे हम इसमें जो माध्यम ले रहे हैं वो जल ले रहे हैं इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जल लिया इसके अंदर, और इस जल के अंदर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जिस धातु का हमें सॉल्व बनाना है उस धातु के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, छड़ें ली जाती है, ठीक है। और छड़ों को हम जैसे प्रदर्शित करते हैं, तो मान लो जैसे एक छड़ इधर से ये आई, यहां से एक छड़ हमने यहां से यूं बनी, ये दो छड़ें ली हमने यहां पर, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसके अंदर इन छड़ों में एक चार्ज बताया जाता है ना। तो एक होता है प्लस आवेश और दूसरा कौन सा होता है, माइनस। इलेक्ट्रोड के रूप में काम में ली जाती है और इनके बीच में एक आर्क उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है, विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो इन छड़ों को इसके अंदर रख दिया। और दूसरी चीज, अब ये जो पात्र है, इस पात्र को हम एक हिमसितित के अंदर रखते हैं। हिमसितित का मतलब ये होगा कि इसके जस्ट बाहर की तरफ, इसको है ना यहां से, इसके अंदर बर्फ के टुकड़े रखे जाते हैं। किसके, बर्फ के टुकड़े इसलिए रखते हैं ताकि ये क्या हो, ठंडा रहे, है ना। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, ये बर्फ के टुकड़े इसके अंदर भर दिए हमने यहां पर। अब पहले आप इस चित्र को नामांकित कर दो। ये अपने एक नंबर का बोर्ड का सवाल जो है ना, ये एक नंबर का सवाल आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नामांकित कैसे करते हैं, तो ये है दोनों, ये धातु इलेक्ट्रोड, ये दोनों धातु के इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहां ये है परिक्षेपण माध्यम, जो हमने कौन सा लिया है, इसमें जल के रूप में लिया है। ये है बर्फ, ठीक है। और इसके अंदर यहां पर जो है ना, ये उत्पन्न की जाती है आर्क, विद्युत आर्क भी लिख सकते हो आप, विद्युत आर्क, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, अब विधि ध्यान से दीजिएगा। तो ये एक नंबर के सवाल का मतलब ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले क्या करते हैं कि इन इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़कर और इसमें विद्युत आर्क उत्पन्न की जाती है, यानी चिंगारियां उत्पन्न की जाती है। जब चिंगारियां उत्पन्न होगी तो लगातार इसको विद्युत के संपर्क में रहते हैं। तो विद्युत के संपर्क में रखने पर इसमें क्या होगा कि जो धातु की जो ये छड़ें हैं, इस धातु की छड़ से धातु के कण वाष्प के रूप में परिवर्तित होना शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, धातु कण है, तो धातु कण किस में परिवर्तित होंगे, वाष्प के अंदर परिवर्तित होना शुरू होते हैं। और ये वाष्प के कण कौन से हैं, धातुओं के, ना।
तो देखो इस धातु से जैसे ये कण निकले, ये कण इसके अंदर आ गए, किसमें, परिक्षेपण माध्यम के अंदर। ये ना धातु के कण को अपन इस तरह से बता सकते हैं। तो वाष्प के अंदर परिवर्तित हुए हैं, ये वाष्प इस जल के साथ में क्या करती है, क्रिया करती है, और क्रिया करके यानी जल से संयुक्त होकर, या ये कह सकते हैं जल से संयुक्त होकर क्या होती है, संघनित होती है, और संघनित होकर और कोलाइड का क्या करती है, निर्माण करती है, कोलाइड विलयन का निर्माण करती है। ये एक छोटी सी विधि है। अब इस कोलाइड विलयन के लिए मतलब ये क्या होता है, इस विलयन को स्थायी बनाने के लिए बाद में इसके अंदर कोलाइड विलयन को हम इसमें लिखते हैं, स्थायी बनाने के लिए इसमें अल्प मात्रा में क्या मिलाते हैं, KOH मिलाया जाता है। ठीक है ना। तो देखो वापस सुनो, किसी भी धातु का सॉल बनाना है, ये विशेष तौर पे इनमें से, तो उस धातु के छड़े ले लो इलेक्ट्रोड के रूप में, ठीक है, उसको इसमें परिक्षेपण माध्यम के अंदर डाल दिया, फिर उसमें आर्क उत्पन्न करते हैं, तो धातु गर्म होगी तो इसमें से कण, देखो ये लाल कलर बताया ना, ये क्या है, धातु के कण अपन बता सकते हैं, ये कण इस माध्यम के साथ में जाएंगे। अब पानी है तो ये ठंडा है, ठंडा क्यों है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, हिमस्थित बर्फ रखी गई है, तो ये इसके संपर्क में आकर, मतलब पानी जो ठंडा है इसके संपर्क में ये कण आकर और जल से क्या हो जाएंगे, संयुक्त होकर संघनित हो जाते हैं और कोलाइड विलयन का निर्माण करते हैं। और जब ये कोलाइड विलयन बन जाता है तो इसको और ज्यादा स्थायी बनाए रखने के लिए इसमें हम क्या मिलाते हैं, कुछ मात्रा में KOH का मतलब मिश्रण या KOH इसके अंदर मिलाया जाता है, जिससे ये स्थायी कोलाइड के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये पहली विधि हमने यांत्रिक विधि पढ़ी। दूसरी कौन सी आती है, विद्युत परिक्षेपण विधि। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम इसके अंदर आगे वाली विधि लेते हैं, संघनन विधियां। देखो ये चित्र याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका चित्र, ठीक है। अब आती है संघनन विधियां, तीसरी, और संघनन विधियों के अंदर, संघनन विधियों में हम पहली लेते हैं, देखो ये विधियां मैं अपने हिसाब से इसको व्यवस्थित की गई है। पहली लेते हैं विलायक विनिमय विधि, विलायक विनिमय विधि। अब देखो इसको भी अपन है ना शॉर्ट में लेंगे, मतलब क्या कहते हैं, मैंने कहा ना कि इस केमिस्ट्री को अगर अपन को पढ़ना है तो इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उसको छोटे छोटे पॉइंट में, मतलब क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स के रूप में, रेखा के रूप में, रेखा चित्र के हिसाब से आप इसको बता दो और फिर उसको समझो, तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली अपन को याद हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें याद रखनी, एक तो याद रखना है सल्फर और दूसरा याद रखना है पी, कौन सा, फास्फोरस। ठीक है। ये दोनों तत्व जो है, इन दोनों तत्वों के जो पदार्थ जो भी बनते हैं, है ना, वो जल में विलय नहीं होते, ज्यादातर वो जल में विलय नहीं होते हैं। ये अधिकांश यानी इन दोनों के पदार्थ जो होते हैं ये मुख्य रूप से किसमें, एल्कोहल में विलय होते हैं। किसमें होते हैं, एल्कोहल में विलय होते हैं। ठीक है। इन दोनों के पदार्थ की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है। अब हमें सल्फर का या फास्फोरस का क्या करना है, कोलाइड बनाना है, तो उसका कोलाइड बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एल्कोहली विलयन लेते हैं। इसका एल्कोहली विलयन किसका लेते हैं अपन, सल्फर या फास्फोरस का। ठीक है। और इस एल्कोहली विलयन को हम किस में डालते हैं, जल की अधिकतम मात्रा में। एल्कोहली विलयन है ना, इसको क्या करते हैं, जल की अधिकतम मात्रा में मिलाते हैं। मिलाना, हमने एल्कोहली विलयन लिया और एल्कोहली विलयन किसका है, सल्फर या फास्फोरस का, है ना, और उसको जल की मात्रा में मिला दिया। जब आप इस विलयन को जल में मिलाते हो तो जल में मिलाने पर इसके कण जो होते हैं, यानी हम क्या करेंगे, सल्फर या फास्फोरस पदार्थ के जो कण है ना, वह जल से संयोजित हो जाएंगे। जल से क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं।
और जल से संयोजित होकर और किसका निर्माण करते हैं, कोलाइड का निर्माण करते हैं। देखो मैं इसको वापस बताता हूं। इसके अंदर क्या हुआ कि हमने ये विलयन लिया है एल्कोहली विलयन, ठीक है। अब देखो एल्कोहली विलयन का मतलब ये हुआ कि सल्फर या फास्फोरस के कण है कम और एल्कोहल ज्यादा है, यानी इस विलयन में एल्कोहल जो है ना वो विलायक है। क्या है, विलायक है। इसमें एल्कोहल क्या है, विलायक, ठीक है। और सल्फर या फास्फोरस क्या है, विलेय पदार्थ है। जब आपने इसको जल में मिलाया तो जल ने क्या किया, इसमें से विलेय पदार्थ के साथ में क्रिया की। किसके साथ में, विलेय पदार्थ से। और ये विलेय पदार्थ के कण जल से संयोजित हो गए, यानी इसमें से अल्कोहल क्या हो गया, अलग हो जाता है। तो हम ऊपर नाम क्या ले रहे हैं, विलायक विनिमय विधि। विलायक विनिमय विधि का मतलब ये हुआ कि इस एल्कोहली विलयन में से सल्फर और फास्फोरस या इन दोनों में से किसी एक पदार्थ के कण जल के साथ में संयोजित हो जाते हैं तो अल्कोहल यानी विलायक इसमें से क्या हो जाएगा, पृथक हो जाता है। इसलिए इस विधि का नाम दे दिया विलायक विनिमय विधि, ठीक है ना। वापस सुन लीजिएगा, हम इन दोनों में से कोई एक लेते हैं, ठीक है ना। जो अल्कोहल में विलय होता है इसलिए अल्कोहली विलयन लिया, इसको जल में मिलाया। जल में मिलाने पर इसमें से सल्फर या फास्फोरस पदार्थ के जो कण है वो जल से संयोजित होकर कोलाइड का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं और अल्कोहल इसमें से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो अल्कोहल का पृथक्करण हुआ, अल्कोहल इसमें विलायक था इसलिए इसका नाम दे दिया विलायक विनिमय विधि। तो सवाल क्या बना, विलायक विनिमय विधि के अंदर कौन से पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। तो आपको इसमें नाम ध्यान रखना है, किसका, सल्फर और फास्फोरस का। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो थर्ड विधि हम लेते हैं, विलायक विनिमय विधि होगी। अब आती है पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन। ध्यान दीजिएगा, तीसरा आता है, तीसरे में दूसरा हम लेते हैं पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन। ये भी एक छोटी सी थ्योरेटिकल पॉइंट है ना। क्या करते हैं हम कि एक पदार्थ जो होता है उसको बहुत ज्यादा ताप पर गर्म करते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि उबलता हुआ पदार्थ या उबलते हुए पदार्थ को हमने बहुत ज्यादा क्या किया, उबाला, गर्म किया। अब आपको भी पता है पदार्थ हम ले रहे हैं ये उबल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, द्रव अवस्था के अंदर भी हो सकता है और ठोस अवस्था। ठोस में तो क्या होता है, पहले ठोस से द्रव में बदलेगा फिर धीरे धीरे उबलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यहां हम ये कहते हैं कि उबलता हुआ पदार्थ है, इसकी वाष्प जो होती है, अब पदार्थ उबल रहा है तो सीधी सी बात है क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। इसकी वाष्प को हम किसी द्रव में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। किसी द्रव में क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, ठीक है। अब द्रव में जब आप इस वाष्प को प्रवाहित करेंगे, सीधी सी बात है, वाष्प जो गर्म है, तापमान अधिक है, द्रव है जो ठंडा है, तो सीधी सी बात है ना कि इस वाष्प के जो कण है वह कण द्रव से क्रिया करके, यानी हम ये लिख सकते हैं द्रव में जब इसे प्रवाहित किया जाएगा तो द्रव में यह कण संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर क्या बनाते हैं, कोलाइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, कोलाइड का निर्माण करते हैं। वापस सुन लीजिएगा, हमें कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ को जब उबालते हैं, गर्म करते हैं,
तो उस पदार्थ से जो वाष्प निकलती है, जो कि किसकी होती है, पदार्थ के कणों की, वो उस वाष्प को हम किसी द्रव में प्रवाहित करते हैं। अब द्रव हो गया, परिक्षेपण माध्यम हो गया, है ना। तो द्रव में जब इसे प्रवाहित किया जाएगा तो द्रव में यह कण, किसके, वाष्प के जो कण होते हैं वो संघनित होकर और कोलाइड का क्या करते हैं, निर्माण, यानी संघनित हो जाएंगे। संघनित होकर इस द्रव के साथ में लिख सकते हैं, संघनित होकर और द्रव के साथ संयुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संयुक्त। संयुक्त का मतलब संयुक्त होकर, संघनित होकर द्रव के साथ संयुक्त होते हैं और किसका निर्माण करते हैं, कोलाइड का निर्माण करते हैं। तो इस विधि के लिए आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल, कौन सा, पारा। मरकरी जो होती है, मरकरी का हम कह सकते हैं कि मरकरी का अगर कोलाइडी विलयन बनाना है, सॉल्व बनाना है, तो उसके लिए ये विधि काम में ली जाती है। बिल्कुल सिंपल विधि है। यहां से अब इसको चित्र में भी बताओगे ना, तो जैसे ये पदार्थ है, इस पदार्थ को आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, है ना, उबाल रहे हो। अब इसके अंदर ये पदार्थ उबल रहा है तो इसकी वाष्प निकलेगी। इसकी वाष्प को आगे किसमें करते हैं, द्रव में संघनित करते हैं। तो द्रव में संघनित करके फिर इसको कोलाइडी का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी कौन सी विधि हो गई, देखो ये हो गई, ये हो गई। पहले यांत्रिक विधि याद है, कोलाइड चक्की। दूसरी विद्युत परिक्षेपण विधि, ब्रेडिंग आर्क विधि। तीसरी संघनन में विलायक विनिमय किसका, सल्फर और फास्फोरस का। और पदार्थ की वाष्प का द्रव में संघनन किसके द्वारा किया जाता है, ये इस विधि के द्वारा। और इसमें कौन सा उदाहरण याद रखना है, पारा, Hg का उदाहरण ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम इसके जस्ट बाद तीसरी विधि लेते हैं, कौन सी, रासायनिक। इस विधि में मैं पहले आपको इसमें समीकरण बता दूंगा, समीकरण के आधार पर। इसमें ना आपको सोना, प्लेटिनम, दो धातुएं हैं, उसमें से किसी एक का समीकरण, तो 3-4 समीकरण दिए गए, उसमें से कोई एक समीकरण आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रासायनिक अभिक्रिया है ना, बड़ी होने के कारण मैंने इसको पहले से बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। देखो रासायनिक विधियों के अंदर जैसे सबसे पहले आती है अपचयन के अंदर। तो अपचयन में विशेष तौर पे दो धातुएं दी गई है, एक तो है सोना और एक है प्लेटिनम। इन दोनों धातुओं के सॉल्व बनाने के लिए समीकरण याद रखनी है। तो आप ना ऐसा कीजिएगा, इन दो समीकरण को याद रखिए विशेष तौर पे। ठीक है, देखो क्या होता है कि ये है ऑरम क्लोराइड। क्या है, ऑरम क्लोराइड। और ऑरम क्लोराइड की क्रिया हम इससे कराते हैं, ये है फॉर्मेल्डिहाइड से। कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड। और जल, फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन लेते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, फॉर्मिक अम्ल के अंदर। ये फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है, और यहां पर AU जो तो आप देख रहे हो, AU है, इसे अपन गोल्ड सॉल के नाम से जानेंगे। क्या नाम आएगा, गोल्ड सॉल के नाम से जाना जाएगा। और सह उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, HCl। ठीक है, अब ऐसे कैसे प्लेटिनम का सॉल बनाना है, तो ये प्लेटिनम का सॉल है तो ये आ जाएगा प्लेटिनम सॉल। प्लेटिनम सॉल के नाम से जाना जाता है। अब प्लेटिनम सॉल की बात करते हैं तो देखो, प्लेटिनम क्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, जल, वापस वही है। यहां ऑरम क्लोराइड लिया है और यहां पर हमने क्या लिया, प्लेटिनम क्लोराइड। इसकी क्रिया करवाते हैं तो ये तो वही उत्पाद बनेगा, फॉर्मिक अम्ल, HCl, और साथ में क्या बनता है, प्लेटिनम का सॉल्व बनता है। ठीक है, अब अगर इन दोनों से हटकर, इन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा SnCl2, स्टेनस क्लोराइड से जब इसकी क्रिया कराई जाएगी तो स्टेनस क्लोराइड में कौन सा लिया है, जल ही है, तो ऑरम क्लोराइड, यही सेम है, ऑरम क्लोराइड स्टेनस क्लोराइड से क्रिया करता है और ये वापस इसके अंदर देखो आप गोल्ड सोल का निर्माण करता है। किसका, गोल्ड सोल का निर्माण करेगा। और ये स्टेनिक क्लोराइड है, ये हो जाएगा स्टेनिक क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या था, स्टेनस क्लोराइड। ये क्या है, स्टेनस क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक ये है, तो ये भी एक क्या है, अपने सोने का ही है और एक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो इस अम्ल की क्रिया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करवाते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराने पर ये भी क्या प्राप्त होता है, गोल्ड सॉल इसके अंदर हमें प्राप्त होगा।
और साथ में देखो HCl और क्या बनती है, O2 बनती है। देखो ये आपकी सुविधा के हिसाब से पहले से अभिक्रियाएं इसके अंदर लिख दी है, ताकि क्या है हम इन अभिक्रियाओं को, आपको इसको केवल एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना है, और विशेष तौर पे कौन सी पढ़ोगे, इसमें ये दो। आप देखो अब दूसरी आती है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के अंदर सल्फर और सिलेनियम, ये सिलेनियम है, आपने पहले नाम पढ़ा होगा सिलेनियम या सिलेनियम के नाम से, आयोडीन का सॉल्ट। तो H2S क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की जाती है, तो क्या बनता है, सल्फर सॉल्ट बनता है। इसका नाम क्या आ जाएगा, सल्फर सॉल्ट। ठीक है, फिर H2S के अंदर नाइट्रिक अम्ल, HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, और नाइट्रिक अम्ल से जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो एक तो बनता है सल्फर सॉल्ट, क्या बनता है, सल्फर सॉल्ट, एक NO2 गैस बनती है, और क्या बनता है, H2O का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो ये दोनों अभिक्रियाएं सल्फर सॉल्ट के लिए दी गई है। अब ये है सिलेनियम के लिए, तो हाइड्रोजन ये साथ में दिया है, हाइड्रोजन सिलेनाइड है ना, सिलेमिनाइड के नाम से जाना जाता है। अब इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से करवाते हैं, तो ये सिलेनियम का सॉल्ट बनेगा, सिलेनियम सॉल्ट के नाम से जाना जाएगा, और साथ में क्या बनता है, H2। ठीक है, फिर आयोडीन का बनाना है, तो आयोडीन के लिए Hi की क्रिया HiO3, आयोडिक अम्ल है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, आयोडिक अम्ल HiO3। ठीक है, आयोडिक अम्ल की क्रिया से ये आयोडीन का सॉल्ट इसके अंदर प्राप्त होता है, किसका, आयोडीन सॉल्ट का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो देखो ये ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण की क्रिया से हुआ है। ठीक है ना, अब हम तीसरी लेते हैं उभय अपघटनी, यानी जो अविलेयशील कोलाइड होते हैं उनके निर्माण के लिए क्रिया दी गई है। जैसे HgCN2, Hg है मरकरिक साइनाइड है, तो ये मरक्यूरिक साइनाइड जो होता है इसकी H2S से क्रिया कराओ, तो HgS, ये क्या है, सल्फाइड। ठीक है, तो मरक्यूरिक सल्फाइड, मरक्यूरिक सल्फाइड बोल सकते हो आप। ठीक है ना, इसके और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन साइनाइड, तो इन दोनों का मिश्रण इसके अंदर बनता है। फिर आर्सेनिक ऑक्साइड की क्रिया H2S से करवाते हैं, तो आर्सेनिक सल्फाइड का निर्माण होता है। अब ये इसके अंदर बन गया आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड का निर्माण होता है इसके अंदर। ठीक है, ये HgS मर्क्यूरस सल्फाइड और HCN बनता है। तो ये तीन विशेष तौर पे रासायनिक समीकरणों के द्वारा इससे बताया जाता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है। देखो रूटीन में मैंने कहा ना, आपको ये रूटीन में अभिक्रियाएं पढ़ोगे विशेष तौर पे एक दो, ठीक है ना, और इसके अंदर कोई भी एक अभिक्रिया जो आपको सरल लगे, सल्फर के लिए, इसमें आयोडीन के लिए, और ये तो छोड़ो आप, और इसमें से ये मतलब एक आयोडीन का सॉल्ट निर्माण की क्रिया, एक सल्फर निर्माण की क्रिया, और एक गोल्ड सॉल्ट और एक प्लेटिनम सॉल्ट का एक एक समीकरण आपको विशेष तौर पे याद रखना है। ठीक है, और लास्ट आएगा इसमें चौथा है जो सामान्य जल अपघटन की क्रिया है, जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट और एक आयरन हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट, जो अपने 12th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर फाइल के अंदर इसको लिखा जाता है, इसकी बनाने की विधि को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम इसमें लास्ट लेते हैं इसकी सामान्य जल अपघटन की क्रिया। देखो, तो सामान्य जल अपघटन के अंदर क्या करना है हमें, ध्यान दीजिएगा। सामान्य जल अपघटन में आपको एक तो लेना है, देखो तीन हो गई थी, और चौथी आती है इसमें सामान्य जल अपघटन की क्रिया के रूप में भी लिख सकते हैं। तो सामान्य जल अपघटन किसका है, लवण का है, और इसमें हम लेंगे, देखो जैसे लेते हैं AlCl3 और इसकी क्रिया H2O से कराओ। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड की क्रिया H2O से जब करवाते हैं तो एल्यूमिनियम का क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, प्लस साथ में अब क्या बनेगा, देखो HCl का निर्माण होगा। सिंपल रिएक्शन है ना। अब आप इसको संतुलित करोगे तो इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 3 लिख दिए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 है ना, 6 हो गए। अब 6 के हिसाब से देखो आप 6 हो गए, और इधर 3 है, तो इधर हो जाएंगे 2। ठीक है, अब ये 2 के हिसाब से इसमें देखो 2 नहीं है,
AlCl3, देखो आप AlCl3 से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और किसका निर्माण हो रहा है, इसका H2O का इसके अंदर निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। तो AlOH का हाइड्रोक्साइड आ गया। अब देखो इधर 3 क्लोरीन है, ठीक है ना, और हम इधर ले लेते हैं 3 HCl। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर 3 और 3 6 हो गए, 6 के हिसाब से इसके आगे कितने लिख दो 3। तो 3 H2O, 3 H2O का मतलब 3 ऑक्सीजन तो इधर आ गए, 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर। तो ये जो आप लिखते हो इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट। इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, ठीक है, ये आ गया। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जैसा के जैसा वापस लिख दो FeCl3 प्लस 3H2, क्योंकि ये भी सेम रिएक्शन है। तो क्या आ जाएगा, FeOH का हाइड्रोक्साइड प्लस 3HCl। अब ये किसका है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट। तो ये किसका आएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें कोलाइड बनाने की ये विधियां हैं, ये सामान्य रिएक्शन है। तो ये अपन दोनों है ना प्रैक्टिकल फाइल के अंदर इसको लिखा जाएगा पूरा कि भाई पहले हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इसको जल में लेके इसको गर्म करते हैं, मतलब गर्म करने का मतलब उसके पूरा एक सेटअप तैयार किया जाता है, बर्नर के ऊपर जाली रख के फिर ये पात्र लिया जाता है, उसमें पानी भरते हैं, पानी के अंदर फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड डाल के उसको हिलाते हैं, कांच की छड़ से हिलाते रहते हैं, तब तक हिलाते हैं जब तक वो पूरा हम कहते हैं कोलाइड के रूप में नहीं प्राप्त हो जाता, ठीक है ना। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे जैसे आयरन क्लोराइड होता है उसको भी इसी तरह से गर्म करके और फिर इसमें लिखा जा सकता है। तो आप इसको गर्म करने का सिंबल भी बता सकते हो, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो आज हमने ये कोलाइड बनाने की विधियां कंप्लीट की है। नेक्स्ट टर्न के अंदर हम लेंगे कोलाइड जो होता है, कोलाइड का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि हमने अभी ये जितनी भी विधियां ली है इन सब विधियों के अंदर आप देख रहे हो कोई ना कोई सह उत्पाद के रूप में इसमें प्राप्त हो रहा है। तो उन अशुद्धियों को दूर करने की विधियां आगे हम लेंगे, ठीक है। तो बाल मंदिर के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।